गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गुतिया और आज हम जीन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्रोमोसोम्स पढ़ लिए थे। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अब उनकी बेसिक यूनिट हम जीन्स पढ़ेंगे। तो जितना अगर आपने हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत। वंशागतिकी का मतलब आपको पता चल गया है कि जब अनुवांशिक गुण जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं तो हम उसे बोलते हैं वंशागतिकी। विविधता का मतलब ये होता है कि अगर जो गुणों में भिन्नता आती है, मान लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण स्थानांतरित हो रहे हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं विविधता। तो यहाँ पर अगर हम अनुवांशिकता या वंशागतिकी और विविधता की बात कर रहे हैं तो इसके लिए गुणसूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये गुणसूत्र जो होते हैं इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं जीन्स। तो अगर हम देखें अनुवांशिकता की जो बेसिक इकाई होती है या अनुवांशिकता की जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं जीन। एक लाइन में अगर आपको याद करना है तो आप ये पढ़ सकते हैं या याद कर सकते हैं कि जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते हैं या उनके अनुवांशिकता की जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं जीन्स। तो अगर हम देखें तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया है, आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस कर लिया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो मॉडिफिकेशन होते हैं, मतलब जो रूपांतरण होते हैं, वो भी आपने पढ़ लिए हैं क्रॉस चेक की सहायता से, चेकर बोर्ड की सहायता से। तो अगर हम देखें तो लक्षण जो होते हैं वो एक से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं तो वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं और इन्हीं कारकों को हम कहते हैं जीन्स। जीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि बिना जीन्स के ये चीज़ कभी भी फ्लो नहीं हो सकती है। तो अगर हम देखें तो जीन्स क्या होते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो जीन्स, मेंडल ने तो बता दिया कि हाँ जीन्स जो होते हैं वह आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करते हैं, पर जो जीन्स होते हैं वो संरचनात्मक रूप से क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्लांट है या किसी पेड़ की हम बात करते हैं तो पेड़ में हमें पता है कि वो पेड़ है, पर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसकी, हमें ये भी पता है कि जड़, तना, पत्तियां और फल और फूल होते हैं, पर इसके अंदर भी तो संरचनाएं होती है। जब हम जड़ों को काट कर देखते हैं, उसके अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो उसमें हमें आंतरिक रूप से बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं दिखती है। जैसे ही तने को देखते हैं तो तने में भी दिखती है। तो उसी प्रकार अगर हम जीन्स की बात करें तो जीन्स के अंदर भी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, तो जिसकी स्टडी हम इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले जो जोहानसन जो थे उन्होंने जीन शब्द का प्रयोग किया था। एक पर्टिकुलर संरचना जो अनुवांशिक जो सूचनाएं होती है उनका संवहन करती है, उसका नाम दिया था उन्होंने जीन्स। और उनकी प्रकृति की भी बहुत सारी परिकल्पनाएं उन्होंने प्रस्तुत की थी कि जीन्स की प्रकृति कैसी होती है, किस नेचर का होता है। और डी व्रीज ने बताया था कि जीवों का कोई एक लक्षण किसी एक विशिष्ट जीन द्वारा ही नियंत्रित होता है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि मान लीजिए कोई विशिष्ट लक्षण, मान लीजिए हमारा रंग है, हमारा जो रंग होता है, जैसे मान लीजिए गेहुआ रंग है या सांवला रंग है या फिर ये एक नेचर है, मतलब कि हमारी स्किन का कलर ये एक नेचर है, तो ये किसी एक विशिष्ट जीन्स द्वारा ही नियंत्रित होगा। मान लीजिए हमारे दांतों का शेप, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स और हमारे टीथ बिल्कुल सिमिलर होते हैं, या आई कलर। तो ये जो पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या पर्टिकुलर जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण किसी विशिष्ट जीन्स द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। फिर बेटसन और पुनेट ने बताया कि जीवों में प्रभावी लक्षण जो होते हैं वो डिटरमिनर द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस डिटरमिनर्स को क्या बोलते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है जो इनको डिटर्मिनेट करती है, इनका डिटर्मिनेशन करती है, इनको बनाती है। और लेकिन अप्रभावी लक्षणों के लिए कोई डिटर्मिनर नहीं होता है। हमने दो प्रकार के लक्षण पढ़े हैं, एक प्रभावी और अप्रभावी। तो जो प्रभावी लक्षण होते हैं उनका डिटर्मिनेशन होता है, उनको डिटरमाइन किया जाता है, पर अप्रभावी लक्षण का डिटर्मिनेशन नहीं होता है। तो इस मत की उपस्थिति व अनुपस्थिति सिद्धांत नाम दिया गया था इस मत को। और मॉर्गन ने कणीय जीन सिद्धांत की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। उन्होंने मॉर्गन ने बताया था कि जीन जो होते हैं क्रोमोसोम पर एक रेखीय क्रम में लगे होते हैं। ये मैंने कल इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्रोमोसोम के ऊपर अरेंज होते हैं और जैसे माला के मोती होते हैं वैसे ये व्यवस्थित होते हैं। और सन 1944 में एवरी ने यह बताया था कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए द्वारा ही सूचना एक संतति से दूसरी संतति में जाती, पर उन्होंने जीवाणुओं पर कार्य किया था।
तो प्रोटीन मुक्त डीएनए जीवाणु के किसी विभेद के विशिष्ट गुणों को स्थानांतरित करने में सक्षम पाया जाता है। उनका ये मानना था कि जीन्स भी क्या होते हैं, जीन्स के अंदर क्या होता है, जीन्स तो इकाइयाँ हो गई, पर जीन्स जो होते हैं वो भी एक तरह से डीएनए से ही संश्लेषित होते हैं। तो किसी डीएनए अणु के का एक खंड जिसमें किसी लक्षण विशेष से संबंधित आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है उसे ही क्या कहा जाता है, जीन्स। मतलब कि डीएनए का एक खंड होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसमें कि आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है, उसको हम बोलते हैं जीन्स। अगर वो एक लंबा धागा है, मान लीजिए डीएनए एक थ्रेड के रूप में या एक धागे के रूप में है, तो उसके अंदर अगर छोटा पार्ट अगर हम ले तो उसमें विशिष्ट लक्षणों के लिए अगर वो जाना जाएगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। अगर जीन की परिभाषा हम पढ़ें तो गुणसूत्र के किसी निश्चित स्थान पर स्थित इकाई जो किसी विशिष्ट बाह्यकृति लक्षण के लिए उत्तरदायी होती है, जीन कहलाती है। बहुत ही इजी है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि गुणसूत्र की किसी एक जगह पर अगर कोई विशिष्ट लक्षण को कोड करने वाला अगर कोई यूनिट उपस्थित है या कोई इकाई उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। और इसे कार्य की क्रिया की इकाई भी कहा जाता है, मतलब कि जो भी एक्शन हम करते हैं उसकी इकाई भी यही होते हैं। तो जीन को उत्परिवर्तन, संचरण एवं पृथक्करण की इकाई भी कहते हैं। ये अगर म्यूटेशन, ट्रांसमिशन और जो सेग्रीगेशन आया है, ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। अब हम उत्परिवर्तन की बात क्यों कर रहे हैं, मैं इनको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि आगे ये लेंदी टॉपिक्स हैं जो आपको समझना है। पर यहाँ पर जीन्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि एक्चुअली देखा जाए तो अगर जीन्स की संरचनात्मक परिवर्तन होता है, अगर जीन्स की संरचना में कोई परिवर्तन होता है या जीन की संख्या में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, है ना। और ये जो म्यूटेशन होता है ये एक्चुअली रेडिएशन के कारण हो सकता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेसेस हैं, आईआर रेसेस हैं, एक्स रेज हैं, इनके कारण ये म्यूटेशन होता है। अगर मान लीजिए इस तरह से जीन्स के पैटर्न में या जीन्स के स्ट्रक्चर में अगर किसी प्रकार का कोई चेंज होता है तो आगे आने वाली जनरेशन में वो डिफेक्ट दिखता है, मतलब कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उनमें हो सकता है। इसी परिवर्तन को या जीन्स की संरचना और उसकी संख्या में होने वाले परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। संचरण आपको पता ही है, संचरण का मतलब ये होता है जीन्स का एक से दूसरी पीढ़ी में जाना, इसी को संचरण कहते हैं। और तीसरा है पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब ये होता है कि जैसे माता पिता के जो गुण होते हैं वो पृथक रूप से, मेंडल ने ये बात बोली थी कि पृथक रूप से जो है वो प्रथम पीढ़ी में जाते हैं। जो कैरेक्टर प्रभावी होंगे वो दिखते हैं और जो अप्रभावी होंगे वो नहीं दिखते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जो एक तरह से देखा जाए जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो नियम था तो उसमें जो लक्षण थे वो कैसे गए थे, वो अलग अलग गए थे, पृथक होकर गए थे। तो ये जो है एक पृथक्करण की भी इकाई है। और दूसरा ये कि नई जीन की उत्पत्ति या नए जीव की उत्पत्ति का भी ये कारण बनती है। अब हम पढ़ेंगे जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ जीन्स है, जीन्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलती है। तो अगर देखा जाए तो जीन्स जो है उसको अलग अलग नाम दिए गए थे, जैसे कि सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन। कभी कभी पूछ लेते हैं ये कि सिस्ट्रॉन क्या है। तो अगर देखा जाए तो ये जीन्स की संरचना है, ये जीन की इकाई नहीं है या जीन्स के प्रकार नहीं है। अगर देखा जाए तो जीन्स जो होती है वो इन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन से। तो फर्स्ट देखते हैं हम सिस्ट्रॉन क्या होता है। तो सिस्ट्रॉन अगर देखें तो जीन का सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है या सबसे बड़ा जो भाग होता है, अवयव जो होता है, उसे हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। अब पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, वापस हम आते हैं पीछे की तरफ। जैसे जीन्स जो होती है, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, उस कोशिका का विभाजन होना है तो कोशिका को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की। तो उस समय किसका संश्लेषण करना पड़ता है, प्रोटीन का। और ये प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो जीन्स के द्वारा ही होता है, क्योंकि जीन्स में ही इंफॉर्मेशन सेफ रहती है कि प्रोटीन का सिंथेसिस सेल को करना है। तो जीन्स जो होती है वो डिवाइड होती है, मतलब डीएनए डिवाइड होते हैं, क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर फाइनली सेल डिवाइड होती है, जिससे कि 2 सेल्स सेपरेट हो जाती है, फिर वापस डिवीज़न होता है। तो यहाँ पर जो जीन्स होती है, तो एक्चुअली देखा जाए तो प्रोटीन जो होती है
प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड। तो जो जीन्स होते हैं तो जीन्स क्या करते हैं, अमीनो एसिड को जोड़ने लगते हैं और अमीनो एसिड जोड़कर क्या बना लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो अगर देखा जाए तो पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाला या पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने वाला जो डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। तो जो सेमार बेजर जो थे, सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाले डीएनए खंड के लिए उन्होंने सिस्ट्रॉन का उपयोग किया था। तो आपको एक लाइन में ये याद रखना है कि सिस्ट्रॉन क्या होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है उसको कोड करने वाले डीएनए को ही क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। और इसको सिस ट्रांस एक तरह से देखा जाए तो सिस ट्रांस जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके थ्रू इसकी जानकारी ली जा सकती है। तो आनुवांशिकता में अगर देखा जाए तो आनुवांशिकता के कार्य की सबसे छोटी इकाई होती है। और अगर हम प्राचीन अवधारणा के अनुसार अगर देखें तो ये जो है एक संरचनात्मक जीन्स के बराबर होती है। जो सिस्ट्रॉन होती है वो संरचनात्मक जीन्स के बराबर होता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो नेक्स्ट जो यूनिट होती है वो होती है रेकॉन। तो सिस्ट्रॉन का वह भाग जो क्रॉसिंग ओवर या पुनर्संयोजन में भाग लेता है। अब यहाँ नई चीज़ आ गई, पहली वाली जो थी सिस्ट्रॉन वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग ले रही थी, रेकॉन जो है वो किस में भाग लेती है, क्रॉसिंग ओवर में। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो अगर समसूत्री विभाजन की हम बात करें तो विभाजन के समय क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, मान लीजिए 2 क्रोमोसोम है तो 2 क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो टूटकर एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है जो नई पीढ़ी आएगी उसमें क्या होगा, एक तरह से लक्षणों में बदलाव होगा। तो इसी जीन्स, ये जो जीन्स रहती है, जीन्स का ये जो भाग होता है वो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है, जिसे कि रेकॉन कहा जाता है। और ये पुनर्संयोजन की भी इकाई है। पुनर्संयोजन मतलब कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन, डीएनए के छोटे छोटे खंडों जो होते हैं उनका एक पूरे खंड में बदलना, मतलब पूरे इकाई में बदलना, इसको बोलते हैं पुनर्संयोजन। फिर आती है म्यूटॉन। तो म्यूटॉन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था बेंजर ने, और उन्होंने बताया था कि ये जो होते हैं इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है। ये डीएनए के जो छोटे खंड रहते हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनमें उत्परिवर्तन, म्यूटॉन का मतलब ही होता है म्यूटेशन, मतलब कि इनमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। तो ऐसी जीन्स जिनमें कि परिवर्तन या उत्परिवर्तन हो सकता है उनको म्यूटॉन कहते हैं, और ये जो होते हैं सबसे छोटी इकाई के रूप में होते हैं। और ये उत्परिवर्तन की इकाई है। जैसे इसमें जैसे सिस्ट्रॉन है तो ये सिस्ट्रॉन जो होती है जीन, एक तरह से देखा जाए ऐसी जीन है जो प्रोटीन का संश्लेषण में भाग लेती है। रेकॉन जो जीन्स है वो रिकॉम्बिनेशन में भाग लेती है, और म्यूटॉन जीन जो है वो म्यूटेशन में भाग लेती है, मतलब कि जीन्स के पैटर्न में चेंज कर सकती है। तो ये तीनों के इसलिए डायग्राम दे रखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे फर्स्ट सिस्ट्रॉन क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेती है, लिखा हुआ है, मतलब जोड़ती है, अमीनो एसिड को जोड़ती है। रेकॉन क्या काम करती है, ये रिकॉम्बिनेशन का काम करती है, मतलब अटैचमेंट का काम करती है। और जो म्यूटॉन जो जीन होती हैं वो क्या करती है, म्यूटेशन का काम करती है। तो जीन के 3 भाग होते हैं। यहाँ पर जो है ये गलत दे रखा है कि परिभाषा नहीं बोल सकते हैं, ये जीन की संरचना है, मतलब जीन्स के भाग होते हैं, परंतु इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और इनको कंप्लीट रूप से अगर हम देखें तो इनको बोलेंगे हम जीन्स। अब आएगी जीन की संरचना। तो हमने पहले ही एक्चुअली बताया जा चुका है कि जीन्स जो है वो डीएनए का ही एक खंड होता है, डीएनए का ही एक भाग होता है। और इसके बाद जो है हम जीन संकल्पना पढ़ते हैं। तो जीन संकल्पना क्या कहती है, जीन संकल्पना जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर ही के द्वारा ही प्रतिपादित की गई है। और इसके अनुसार ये है कि जीन्स जो है वो गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, फिर भी एक बार हम पढ़ लेंगे। दूसरा, जीन्स जीवों के भौतिक और शरीर क्रियात्मक गुणों को, लक्षणों को निर्धारित करते हैं। तो जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, तो उनके भौतिक शरीर मतलब उनके शरीर की बनावट और उनकी क्रियाविधि या क्रियात्मकता, ये दोनों ही लक्षणों पर आधारित होते हैं। ये जीन एक भौतिक इकाई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं।
सभी जीवों में गुणसूत्रों की अपेक्षा जीन्स की संख्या अधिक होती है। लगभग मानव जीनोम में 40,000 जो है जीन्स पाए जाते हैं और गुणसूत्र जो होते हैं वो एक द्विगुणित कोशिका में 46 ही होते हैं। जीन्स गुणसूत्र पर कैसे व्यवस्थित होते हैं? लीनियर, मतलब कि ऐसे लाइन में उपस्थित होते हैं, जैसे माला के मोती के समान। जीन गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान पर होते हैं जिसे लोकस कहते हैं। लोकस भी हमने पढ़ लिया है कि एक पर्टिकुलर साइट पे, जैसे ये क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम पर अगर ये विशिष्ट साइट पर प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे लोकस। एक जीन एक से अधिक रूप में मिल सकता है, इनके अलग अलग रूप होते हैं। तो जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? एलाइल्स कहते हैं या एलील कहते हैं। जीन में प्रतिकृति होती है। प्रतिकृति का मतलब होता है जैसे एक जीन जो होता है वो अपनी दूसरी कॉपी बना सकता है, तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। या क्योंकि डीएनए भी कर सकता है, डीएनए एक डीएनए है तो वो दूसरा डीएनए फॉर्म कर सकता है, तो ऑब्वियसली जीन्स भी दोबारा बन सकता है दूसरा, तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। जीन्स में पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण से संबंध सूचनाएं रहती है। कुछ जीन्स दूसरे जीन से की अभिव्यक्ति का नियंत्रण करते हैं। इसका मतलब ये है कि जीन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं और कुछ जो है दूसरे जीन्स को भी नियंत्रित करते हैं। ये आप पढ़ोगे ओपेरॉन मॉडल में। क्या कार्य है? पहला कार्य है जीन्स जो हैं सेल्फ रेप्लिकेट हो सकते हैं, मतलब अपने जैसा ही एक और जीन बना सकते हैं। और जीन बदलाव भी कर सकते हैं, इनमें बदलाव भी होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जा सकते हैं। जीन्स जो होते हैं कोशिका के समस्त कार्यों की सूचना का वाहक होता है। मान लीजिए कोई कोशिका है, हम अभी पूरे शरीर की बात नहीं कर रहे, हमें सिर्फ कोशिका की बात करनी है, तो उस कोशिका में जो भी कार्य होंगे वो सब कार्यों का जो टैप रिकॉर्डर है वो किस में होता है? जीन में होता है, वो टैप करके रखता है। मतलब कि सभी कार्यों की जो ब्लूप्रिंट होती है वो कहाँ होती है? जीन्स के अंदर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर जीन्स आपका खत्म हो गया है, इससे पहले क्रोमोसोम पढ़ लिया था, अब जीन्स पढ़ लिया है हमने, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। थैंक यू।